आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में कक्षा 9 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पॉलिटिकल का जो पार्ट है, तो उसमें हम अध्याय 2 संविधान निर्माण पढ़ेंगे। तो कैसे एक संविधान बनता है किसी भी देश का, उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम पहले दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं। वो स्वतंत्रता आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए हम उसे जानते हैं। पहले संविधान निर्माण का जो चैप्टर का नाम है उसको पहले हम जान लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। संविधान निर्माण का मतलब होता है संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ किसी भी देश का, इसका मतलब ये हुआ। तो आइए हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कैसे आज़ादी मिली, आज़ाद कैसे हुआ। स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार। जो वहाँ के जो स्थानीय काले लोग थे और जो यूरोप के जो लोग वहाँ आकर शासन कर रहे थे, जनसंख्या में कम थे, तो अत्याचार कर रहे थे वहाँ के जो मूल निवासी थे काले लोग। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। नेल्सन मंडेला जो वहाँ के एक नागरिक थे, उन्होंने रंग भेद को लेकर विरोध किया, उसके ऊपर आवाज़ उठाया। दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। मतलब इनका जो गोरे लोग थे, इनका विरोध करने के लिए मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई थी इनका विरोध करने में, और नेशनल कांग्रेस भी। 1950 से संघर्ष शुरू हुआ और 1994 से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। 1950 में लोग संघर्ष करते हैं वहाँ रंग भेद को लेकर, और 1994 में जाकर आज़ादी मिलती है दक्षिण अफ्रीका को। 1994 में चुनाव की घोषणा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बने। वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था, रंग भेद का। उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी है। एक नए संविधान का निर्माण जिसमें नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। मतलब संविधान में क्या होता है, लोगों को अधिकार मिलते हैं, क्या उनके राइट्स हैं। मान लीजिए अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं कि आपके क्या अधिकार है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो संविधान बना वहाँ लोगों को अधिकार मिले। अब आइए देखते हैं नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। रंग भेद। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। मतलब जब यूरोपीय लोग वहाँ जाकर बसे, वो गोरे थे, जनसंख्या में कम थे, उन्होंने शासन किया वहाँ, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के, उनके साथ नस्ली भेदभाव किया करते थे। रंग भेद। रंग भेद का मतलब होता है नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। अब अंत संविधान। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक या दस्तावेज है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के माध्यम के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोग और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं। मान लो सरकार है और लोग हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो कौन बताता है? संविधान बताता है। संविधान का मैं मतलब बता दूं आपको, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास अपना संविधान ना हो, क्योंकि हर एक देश अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान जो सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपरी कानून माना जाता है संविधान को।
विशेष रूप से ये बात ध्यान रहे कि जिन देशों में संविधान है वे लोकतांत्रिक ही हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देश में संविधान अवश्य होता है। दुनिया में जितने भी लोकतंत्र देश है वहाँ संविधान है, और ऐसा नहीं है कि जिस देश में संविधान है उस देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का अपना संविधान है, तो वहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र देश है वहाँ संविधान होगा। ठीक है। संविधान की आवश्यकता, महत्व, कार्य। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखते हैं हम। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना, मतलब सरकार के अंग अलग अलग है तो उनके कार्य भी अलग अलग हैं। अच्छे समाज का गठन, अच्छे समाज का गठन कब होगा, जब हमें पता रहेगा समाज के बारे में, जब हमें पता रहेगा संविधान के बारे में, क्या हमारे अधिकार है, समाज में कैसे व्यवहार करनी चाहिए, तो वो सब हमें संविधान के अंदर मिलता है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना। अब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना मतलब कि हमें पता है, कि हमारे ये अधिकार है, ये अधिकार है, और हमें पता नहीं रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे, सब हमारे साथ भेदभाव करेगा। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना, मतलब संविधान में ऐसा बताया गया है कि अलग अलग सरकार की अलग अलग शक्ति है और उनके कार्यों को सीमित किया गया है और कार्यों को बांटा गया है। ये नहीं कि सारी शक्ति एक ही लोग को दे दी गई है, अलग अलग स्तर पर सरकार की शक्तियों को बांटा गया है, जैसे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, इन सबकी शक्ति अलग अलग है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना, जो लोकतंत्र है उस देश में सरकार है तो उसके कार्य बताते हैं कि इसके कार्य है, इसके कार्य हैं, सरकार इस चीज़ पर कानून बना सकती है। तो ये हमने जाना संविधान की आवश्यकता क्यों, या महत्व, या कार्य है। अब देखते हैं आगे। भारतीय संविधान निर्माण के समक्ष परिस्थितियां कैसी थी। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब था कि कोई शक्तिशाली देश एक कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से शासन कर ले। उपनिवेश का मतलब ये होता है। धार्मिक आधार पर देश का विभाजन, मतलब कि अंग्रेज हमारे देश में शासन किए लेकिन ऐसा करके गए, कूट डालो की नीति करके गए, तो जिससे कि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होना पड़ा, अलग होना पड़ा, वरना हमारा देश अलग नहीं होता। दूसरा पॉइंट, बड़ी मात्रा में हिंसा, 10 लाख से अधिक लोगों की मौत। हमारा देश बंटवारा हुआ तो रातों रात लड़ाइयाँ हो रही तो 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। रिफ्यूजी समस्या, शरणार्थी आवागमन। शरणार्थी वो होता है जो एक देश से दूसरे देश में किसी कारण चले बस जाते या रह जाते, उसे कहते हैं शरणार्थी। देसी रियासतों का विलय, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो कुछ ऐसे रियासतें थे जिनको भारत में शामिल करना बहुत मुश्किल था, जैसा कि हैदराबाद, मणिपुर और भी अन्य जो हमारे रियासत थे, 4 रियासत थे, तो उनको भारत में मिलाना बहुत ही मुश्किल था, मतलब कि वो मान नहीं रहे थे कि भारत के अंदर शामिल हो जाए। संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियाँ, जो संविधान का जिन्होंने निर्माण किया उनके सामने क्या परिस्थितियाँ थी, देखते हैं। लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सहमति, मतलब कि जो बेसिक जो बात जो है संविधान के अंदर वो सबके लिए होनी चाहिए, हर एक समाज के लिए, हर एक लोगों के लिए, तो बुनियादी बातों पर सबकी सहमति बनी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों को सीधे शामिल कर लिया गया। जो 1935 में प्रावधान होता है भारत सरकार अधिनियम, तो उसको शामिल कर लिया जाता है, उसके जो प्रावधान जो होते हैं उसको शामिल कर लेते हैं संविधान के अंदर। विश्व के विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से सीख लेना, जो वर्ल्ड की जो बड़े बड़े संवैधानिक व्यवस्था है, कैसी शासन पॉलिसी है, क्या चलता है वहाँ, उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसलिए तो हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन काल के संस्था का अनुभव, मतलब कि जो औपनिवेशिक शासन था तो हमें पता था ना कि पहले की स्थिति क्या थी, अभी की स्थिति कैसी होनी चाहिए।
1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के संविधान को लिखने का अनुभव मिला। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान को लिखने का अनुभव प्रदान किया, बताया। तो ये तो संविधान निर्माता के समक्ष अनुकूल परिस्थिति, मतलब उनके सामने क्या स्थिति थी। अब आगे देखते हैं। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों के वे सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा वो होते हैं जो संविधान को जो तैयार करने वाली जो बैठक थी और जो उसमें लोग चुने गए थे उसे संविधान सभा कहते हैं। और संविधान सभा में जो लोग थे जिनको चुना गया था उनके लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। जो भारत का संविधान जो तैयार किया था उसमें कितने लोग थे? 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता था, हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। यंग इंडिया नामक पत्रिका गांधी जी ने निकाली थी। तो भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना आप देख सकते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ये संविधान के स्रोत को बताता है, मतलब कि संविधान के स्रोत मतलब संविधान की जानकारी कहाँ कहाँ से ली वो बताता है। हमने क्या क्या जानकारी लिया। संविधान के लक्ष्यों को बताता है, संविधान में क्या है, कौन सी बात है, ये बताता है। उद्देशिका प्रस्तावना के उद्देश्य, जो उद्देशिका प्रस्तावना है उससे हमें पता चलता है भारत लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, गणतंत्र है। इससे ये बात पता चलती है हमें प्रस्तावना पढ़ने से। भारत में न्याय व्यवस्था को अपनाया गया। सरकार के कानून के परीक्षण का आधार देता है कौन सा कानून अच्छा है या बुरा। बस सरकार के लिए बताता है कौन सा कानून सरकार के लिए अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। तो ये पता चलता है, ये सारी बात हमें पता चलता है उद्देशिका प्रस्तावना के उद्देश्य से। इससे पता चलता है हमें संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का दर्शन देखते हैं। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये भारतीय संविधान के दर्शन है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का दर्शन, तो ये सारे पॉइंट लिखते हैं आपको। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। हम भारत के लोग, इसका अर्थ ये है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया। मतलब कि हमने वोट दिया, उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार था। लोगों को जो उनको लगा कि हमारे लिए ये जरूरत है तो फैसला लेने का पूरा अधिकार था उनको। भारत सरकार को कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती थी। मतलब कि जो बाहर की जो देश या बाहर के जो लोग हैं वो कोई आदेश नहीं दे सकती है। हमारा इंडिया के लोग जो है उन्होंने औपनिवेशिक शासन देखा है, फिर हमें आज़ादी मिली तो हमें पता है कैसी स्थिति होनी चाहिए एक राष्ट्र की। समाजवादी का मतलब समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है।
समाज में उसका बंटवारा सामूहिक रूप से ही होना चाहिए। समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है तो उसका बंटवारा भी सामूहिक रूप से होना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। सरकार ऐसे कानून बनाए जमीन और संपत्ति से रिलेटेड ताकि उसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता कम हो। सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और आर्थिक रूप से भी। पंथ निरपेक्ष, लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत में जो भी सरकारी नौकरी है जिसके पास तो उसका कोई धर्म नहीं होता। और राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देती है। अब भारत में आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है। लोकतंत्रात्मक शासन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, उससे जवाबदेह मानते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सरकार जो होती है जनता के प्रति जवाबदेह होती है और जनता चुनाव करती है प्रतिनिधि का। गणराज्य, शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा खानदान का। मतलब कि जो हमारे देश में जो शासन कर रहा है, जो प्रतिनिधि या जो नेता मंत्री, तो जनता के द्वारा चुना हुआ, ना कि कोई राजा वाजा का खानदान है ना वंश। तो गणराज्य का मतलब ये होता है जो जनता के द्वारा चुना होता है वही शासन करता है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब न्याय का मैं एक सरल शब्द में अर्थ बताऊं तो न्याय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देना। स्वतंत्रता, लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूरी आज़ादी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। स्वतंत्रता एक शब्द आपने सुना होगा, तो इसका मतलब है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह से सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही असमानताएं समाप्त की जाएगी। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। समानता का मतलब कि एक समान व्यवहार, कोई धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कानून की नज़र में सब समान है। बंधुत्व, हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरिक एक किसी दूसरे को कमतर न समझे, मतलब आपस में भाईचारे की भावना हो। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।